मैं तो इस्लाह करना चाहता हूँ जहां तक भी मेरा बस चले, और ये जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसका सारा इन्हिसार अल्लाह की तौफीक पर है। उसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले में उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। अब बात करें अगर हम टर्की के आज के प्रेसिडेंट एर्डोआन की। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी 1990s में इस्तांबुल का मेयर बनके। जब ये मेयर थे इन्होंने बहुत से अच्छे काम किए, जैसे कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम को देखना, ट्रैफिक कंजेशन सॉल्व करना इस्तांबुल के अंदर, वाटर शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो बेसिकली इनकी इमेज काफी अच्छी थी क्योंकि इन्होंने जनता के लिए काफी अच्छे काम किए थे। 2001 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। टर्किश में इसकी एब्रीविएशन है AKP। जो इस पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने बार बार कहा यह कोई इस्लामिस्ट पार्टी नहीं है। ये बिलीव करते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में ना घुसाया जाए, उससे सेपरेट रखा जाए। और जो एर्डोआन थे उनकी इमेज देखी गई एज अ मॉडर्न मुस्लिम। जो जनता थी वो उन्हें देखती थी कि एक ऐसे लीडर हैं जो रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन साथ ही साथ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट भी चाहते हैं, बार बार फालतू में रिलीजन को पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व करते। जनता बेसिकली चाहती थी कि टर्की में यूएसए या इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस किया जाए, फ्रेंच वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म ना प्रैक्टिस किया जाए। वो पब्लिक लाइफ में अपने रिलीजियस सिंबल्स को, रिलीजन ट्रेडिशंस को दिखाना चाहती थी। तो एर्डोआन और एर्डोआन की पार्टी ने जनता की इच्छाओं को रिफ्लेक्ट किया और जो इनका पहले ट्रैक रिकॉर्ड रहा था अच्छा काम करने का, उसके बेसिस पे इन्होंने इलेक्शन जीती 2002 में, जिसमें ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जीते टर्किश पार्लियामेंट में और एर्डोआन बन गए टर्की के प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनते ही एर्डोआन ने बहुत से अच्छे प्रो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पास किए, जैसे कि जुडिशरी को और स्ट्रांग बनाना, मिलिट्री के रोल को कम करना, ह्यूमन राइट्स को और सपोर्ट करना और स्ट्रांग बनाना, जिसकी वजह से दोस्तों कंट्री में बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। पूरे देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी और बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ हुई टर्की में। फॉर एग्जाम्पल 2002 और 2007 के बीच में टर्की ऑन एवरेज 6 to 7% GDP ग्रोथ देख रहा था। डेफिसिट जो था टर्की का वो 2002 में 15% था, 2010 तक नीचे गिर के सिर्फ 3.5% रह गया। पब्लिक डेट जो थी 2001 में 77% थी, 2013 तक नीचे गिर के सिर्फ 40% रह गई। ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि अपनी जनता के लिए भी बहुत अच्छे काम किए एर्डोआन ने, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पर स्पेंडिंग बढ़ाना। हेल्थ केयर की स्पेंडिंग 5.4% ऑफ GDP हुआ करती थी 2000 में, 2011 में बढ़कर 6.7% ऑफ GDP हो गई। पॉवर्टी ऑलमोस्ट आधी हो गई 2002 और 2015 के बीच में। इतना ही नहीं बल्कि जो माइनॉरिटीज हैं टर्की के अंदर, जैसे कि कर्ड्स एक एथनिक ग्रुप है टर्की के अंदर जो अराउंड 20% ऑफ द पॉपुलेशन है, इनकी डिमांड काफी टाइम से थी कि हमें अपनी भाषा में एजुकेशन ऑफर करी जाए और एर्डोआन ने ये विश भी फुलफिल कर दी। साथ ही साथ जो बाकी माइनॉरिटीज थी जैसे कि क्रिश्चियन और जूइश माइनॉरिटीज टर्की के अंदर, उन्हें भी बहुत सपोर्ट किया एर्डोआन ने अपने पहले सालों में। अपने अच्छे कामों के बल पर 2007 में एर्डोआन ने दोबारा से इलेक्शन जीती, दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने। 2011 में तीसरी बार इलेक्शन जीती, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन 2014 तक आते आते इनके अंदर घमंड बहुत आ चुका था। प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 3 टर्म्स कर सकता था मैक्सिमम। 3 टर्म से ज्यादा एक प्राइम मिनिस्टर रह नहीं सकता। लेकिन एर्डोआन अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे, ये अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते थे। इतने सालों तक पावर में रहते रहते इनके अंदर इतना घमंड आ चुका था कि ये कुछ भी करने को तैयार थे अपनी कुर्सी ना छोड़ने के लिए। इसी रीजन से 2014 में ये प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए, प्रेसिडेंट की इलेक्शन जीते। और उस वक्त दोस्तों जो टर्किश प्रेसिडेंट थे उनके पास कोई ज्यादा पावर नहीं होती थी, वो इंडियन प्रेसिडेंट की तरह थे। इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी कोई ज्यादा पावर नहीं है, बस एक सेरेमोनियल पोस्ट कहा जाता है इंडियन प्रेसिडेंट को भी। लेकिन एर्डोआन ने कहा कि हम ज्यादा पावर देंगे प्रेसिडेंट को। वो चाहते थे कि जो पावर उनके पास एज प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट होते होते भी आए। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पास किए अपनी पार्टी के द्वारा कि प्रेसिडेंट को और पावर दी जाए। और जैसा मैंने पहले आपको बताया था दोस्तों, आटातुर्क ने टर्किश मिलिट्री को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो देश का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करके रखेंगे किसी भी हालत में। और ये एक और ऐसा टाइम आ गया था कि एर्डोआन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अदल बदल करने में लगे थे अपनी पावर को बचाने के लिए। तो टर्किश मिलिट्री ने वही किया जो पहले 4 बार वो ऑलरेडी कर चुके थे, मिलिट्री कूप करने की कोशिश करी, एर्डोआन को पावर से हटाने की कोशिश करी, सरकार गिराने की कोशिश करी। लेकिन इस बारी ये मिलिट्री कूप फेल हो गया।
मिलिट्री कूप के दौरान एर्डोगान ने एक वीडियो मैसेज निकाला और देश में सारे पार्टी के सपोर्टर्स को कहा कि अपने घरों से बाहर निकलो, आओ और इस मिलिट्री को रोको ये कूप करने से। और सोशल मीडिया का जमाना था, ये मैसेज इतनी जल्दी ट्रैवल किया, सारे एकेपी के सपोर्टर्स आए, इन्होंने मिलिट्री को ये होने से रोका और एर्डोगान ने अपनी गद्दी बचा ली। एक बहुत फेमस कोट है दोस्तों जो शायद आपने सुना होगा, पावर टेंड्स टू करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और इस केस में ये कोट इतना वैलिड है कि क्या बताऊं मैं आपको। 2016 में मिलिट्री कूप फेल होने के बाद 2017 में मानो एर्डोगान ने ठान लिया हो कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अप्रैल 2017 में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पास किए एर्डोगान ने कि जितनी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती थी, अब वो सारी पावर चली जाएगी प्रेसिडेंट के पास और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ही एबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दी जाए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट। अब सिर्फ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है सरकार का यहां पर। इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को पास करने के लिए एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया एर्डोगान ने टर्किश जनता के साथ और बहुत ही नैरो मेजोरिटी के साथ उन्होंने ये रेफरेंडम जीता। लेकिन उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि ये इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं थी। इन्होंने इलेक्शन में भी फ्रॉड किया था जिसकी वजह से रेफरेंडम जीता और अपने आप को सारी पावर्स दे दी जो एक प्राइम मिनिस्टर के पास हुआ करती थी और एक ऐसे प्रेसिडेंट बन गए जिनके पास एब्सोल्यूट पावर हो गई। 2018 में दोबारा से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुई और दोबारा से एर्डोगान प्रेसिडेंट की पोस्ट जीत गए। इस इलेक्शन में भी सवाल उठाए जाते हैं कि बहुत से वोटर फ्रॉड हुए थे, इलेक्शन फ्रॉड हुए थे जिसकी वजह से एर्डोगान ये इलेक्शन जीत पाए। लेकिन सत्ता के लालच में मानो एर्डोगान यही भूल गए कि पॉलिटिशियन का काम क्या होता है, जनता का ख्याल रखना, देश की डेवलपमेंट देखना। सत्ता पाने में इतने बिजी थे एर्डोगान कि ये बेसिक काम करना ही भूल गए। टर्की की इकोनॉमी नीचे जाने लगी। 2016-17 के बाद से बुरी हालत हो गई टर्की की इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, डेट क्राइसिस आने लगी, जो कर्ज था देश के ऊपर वो बढ़ने लगा। टर्किश लीरा जो करेंसी है टर्की में, इसने अपनी 30% वैल्यू लूज कर दी यूएस डॉलर के खिलाफ। इन्फ्लेशन 10% से पार कर गया और जीडीपी ग्रोथ रेट 0 to 1% की रेंज में रहा है पिछले कुछ सालों में टर्की में। अब ऐसे केस में दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होगा यहां पर? जनता ऑब्वियसली नाराज होगी, जर्नलिस्ट एर्डोगान को क्रिटिसाइज करेंगे कि ये क्या चलने लग रहा है, अपने कुर्सी के लालच में आके तुमने देश को तबाह कर दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़े जा रही है, इकोनॉमी नीचे गिरने लग रही है, लेकिन तुम्हें अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी है, तुम पॉलिटिक्स खेलते रहो पावर की यहां पर। और आपको क्या लगता है एर्डोगान क्या करेगा ऐसे केस में? एर्डोगान ने दोस्तों वही किया जो हर डिक्टेटर करेगा ऐसे केस में, सारे जर्नलिस्ट को उठाकर जेल में डालो। इनफैक्ट जर्नलिस्ट ही नहीं, जो जनता में बोलेगा उसे भी उठाकर जेल में डालो। टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, सबको या तो अपनी जॉब से निकालो या उठाकर जेल में डालो। जो जो मुझे क्रिटिसाइज करेगा उठाकर जेल में डालो। ये चीज इस हद तक हुई दोस्तों टर्की में पिछले कुछ सालों में कि इसे एक नाम भी दिया गया, पर्जिस ऑफ एर्डोगान, कि मतलब इतने सारे लोगों को जॉब से निकाला गया, आर्मी में, एजुकेशन सिस्टम से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से, कि इसे पर्जिस कहकर बुलाने जाने लगा। आज के दिन दोस्तों नंबर 1 कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट जेल के अंदर बंद है, गेस करो कौन सी है? टर्की है। टर्की में जितने जर्नलिस्ट आज के दिन जेल के अंदर बंद हैं, इतने किसी और कंट्री में नहीं है दुनिया में, चाइना तक में भी नहीं है। इस हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है आज के दिन एर्डोगान के अंदर। अब ऐसे केस में एर्डोगान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक सत्ता के घमंड में डूबा इंसान इकोनॉमी बचा नहीं सकता, फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं देश में, जनता का सपोर्ट पाने के लिए क्या किया जा सकता है? गेस करिए फिर से दोस्तों। एक ऐसी जनता जो धर्म के नाम पर वैसे ही भोली है, क्या किया जाए इनका सपोर्ट पाने के लिए? यहां पर इन्हें धर्म का थोड़ा सा और मसाला गिराओ, इन पर धर्म का इस्तेमाल करके इन्हें भटकाओ, इन्हें भड़काओ, ताकि इनका इकोनॉमी से ध्यान हटे, इनका अनएम्प्लॉयमेंट से ध्यान हटे और ये धर्म के नाम पर आपको वोट दें आकर। और एर्डोगान ने भी यही किया। 2017-18 में इस्लामिक स्कूल्स को वापस खोला गया। ये इमाम हातिब के स्कूल्स हैं, उनको दुगनी फंडिंग दी गई एज कंपेयर टू नॉर्मल स्कूल्स। एर्डोगान ने और मस्जिद बनाने शुरू किए। मई 2019 में इस्तांबुल का लार्जेस्ट मस्जिद इन्होंने इनॉग्रेट किया। सोचिए, इस लार्जेस्ट मस्जिद में 63,000 वर्शिपर्स की कैपेसिटी है, 3,500 स्क्वायर मीटर की आर्ट गैलरी है, 3,500 व्हीकल्स का पार्किंग लॉट है। कितने पैसे स्पेंड किए ये लार्जेस्ट मस्जिद बनाने में इस्तांबुल का, जबकि देश की इकोनॉमी वहां डूबे जा रही थी, लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे, लेकिन फिर भी पैसे को यहां डाइवर्ट किया। क्यों?
क्योंकि लोगों को धर्म के नाम पर भटकाना बहुत आसान है यहां पर। सिमिलरली नेक्स्ट टेक्निक हमारी यहां आती है कि अपनी गलतियों का दोष देश की माइनॉरिटीज पर दिया जाए। देश में जो बचे कुछ ही माइनॉरिटीज हैं जैसे कि क्रिश्चियंस और ज्यूज, उनको स्केपगोट की तरह इस्तेमाल किया गया। जो एकेपी के पार्टी लीडर्स थे वो हेट स्पीचेस देने लगे इन माइनॉरिटीज के खिलाफ, इनके खिलाफ वायलेंट अटैक्स भी होने लगे। चर्चेस पर अटैक होना, एंटी माइनॉरिटी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाए जाना, सोशल मीडिया पर वायरल करना। और फाइनली हम आते हैं एर्डोगान के लेटेस्ट डिसीजन पर, जो कि इस वीडियो का ओरिजिनल टॉपिक है, आइया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद का दर्जा दे देना। एक और ऐसी मूव जो की गई अपने मेजॉरिटी अपीजमेंट के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इकोनॉमी से। इनफैक्ट उम्मीद की किरण जाग रही है यहां पर, क्योंकि जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है। एक लेटेस्ट सर्वे किया गया है अरब न्यूज के द्वारा, जिसने बताया कि 55% जनता को लगता है कि ये डिसीजन जो है मस्जिद बनाने का, ये तभी लिया गया है क्योंकि एर्डोगान ध्यान भटकाना चाहते हैं जनता का इकोनॉमी के इशू। चलिए नाज़रीन, अब थोड़ा सा हम जो है ना उर्दुगान के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का ये राय है और ओपिनियन है कि उर्दुगान जो है ये मर्द मुजाहिद है, और फिर एक ऐसा मर्द मुजाहिद है कि डंके की चोट पर बोलता है और इसका मुकाबला ना तो कोई अरब का हाकिम कर सकता है और ना ही कोई मुस्लिम लीडर कर सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि तुर्की एक वाहिद पहला मुसलमान मुल्क है जिसने इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। आपको जानकर ताजुब होगा कि उर्दुगान वो शख्स है जिसने जून 2016 में इसराइली एम्बेसी को इस्तांबुल के अंदर रीओपन किया। तुर्की एयरलाइंस हर दिन हजारों इसराइलियों को इसराइल ले जाता है और इसराइल से तुर्की लेके आता है। आपको जानकर ताजुब होगा कि हाल ही में उर्दुगान ने इसराइल को मेडिकल इमदाद भेजी। अब इस उर्दुगान के जो चाहने वाले हैं उनका ये हीला और बहाना है कि भाई वो हम इंसानियत के नाते इसराइल की मदद कर रहे हैं ताकि उनका दिल पिघले। अब सोचने की बात यह है कि अगर उर्दुगान के बदले कोई अरब हाकिम होता, इमरात का या सऊदी अरब का या बहरीन का या मिस्र का, तो जाहिर सी बात है कि ये जो उर्दुगान के चाहने वाले हैं, जिनको हम उर्दुगान भक्त कहते हैं, तो इनका ये रवैया होता है कि वो बवाल मचा देंगे कि भाई ये तो यहूदियों के एजेंडे, अमेरिका के एजेंडे, ये है वो है। मगर वही काम जब उर्दुगान ने किया, इसराइल को मेडिकल इमदाद उसने भेजी, तो फिर इनका हीला बहाना यहां पर यह है कि ये इंसानियत के नाते किया जा रहा है और इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है। मगर यहां पर हकीकत यह है कि उर्दुगान इसराइल के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात रखता है और 2005 में उर्दुगान अपनी बीवी के साथ इसराइल गया और इसराइल का जो फाउंडर है थियोडोर हेrzl, इसकी खबर पर उसने फूल चढ़ाए, उसके सामने उसने घुटने टेके। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता है तो ये वीडियो मुलाहिजा करिए। और यही वजह है कि तुर्की और इसराइल के जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स होते हैं। इसराइल के जो बूट्स हैं वो तुर्की में ही बनते हैं और इसराइल के जो यूनिफॉर्म्स हैं तुर्की में भी सिलते हैं। और जो वेस्ट बैंक, जो फ़लस्तीन का एक हिस्सा है जहां पर इसराइल बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, इस दीवार का जो सीमेंट है सस्ते दाम में तुर्की ही इसराइल को बेचता है। यही नहीं मेरे भाइयों, 2003 में जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया तो उर्दुगान के साथ उन्होंने डील की। 1 मार्च 2003 को ये डील हुई जिसमें यूएस ने उर्दुगान को $6 बिलियन दिए और उसके साथ साथ $2 बिलियन का मिलिट्री एड दिया गया। $24 बिलियन का एड कम इंटरेस्ट रेट पर उर्दुगान को दिया गया और कॉलिन पावेल ने उसी वक्त 2 बिलियन और 8 बिलियन इमीडिएटली उर्दुगान को दिए ताकि तुर्की का बेस अमेरिका को दिया जाए ताकि वो लोग इराक पर हमला कर सकें। अब लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई उर्दुगान ने कई मिलियन सीरियंस को पनाह दी।
मैं आपको ये बात बता दूं मेरे भाइयों कि उर्दुगान ने यूएन के साथ डील की कि 2016 तक जितने रेफ्यूजीज आएंगे, यानी हर कंट्री को रेफ्यूजी स्टेटस होता है और यूएन के साथ उनकी डील होती है कि तुम इतने मिलियन रेफ्यूजीज को लोगे, अगर तुम इतने मिलियन रेफ्यूजीज को लोगे तो हम इसके बदले में तुमको इतने बिलियन डॉलर जो है इमदाद और फाइनेंशियल एड तुमको देंगे। तो उर्दुगान ने यूएन के साथ ये डील की कि हम 2016 तक इतने मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज को लेंगे, इसके बदले में तुम हमको इतने बिलियंस ऑफ डॉलर दोगे। जब ये इमदाद खत्म हो गई और फिर जितने रेफ्यूजीज को लेना था उससे कई ज्यादा रेफ्यूजीज तुर्की के अंदर आना शुरू हो गए, तो इसी मर्द मुजाहिद ने ग्रीक का बॉर्डर खोल दिया और फिर तमाम सीरियन रेफ्यूजीज को कह दिया कि भाई तुम लोग ग्रीक में चले जाओ, क्योंकि जो इमदाद यूएन दे रहा था वो इमदाद बंद हो गई और फिर ज्यादा लोग भी आ गए। तो उर्दुगान ने दरवाजा खोल दिया कि भाई अब तुर्की से निकलो और ग्रीक चले जाओ, यानी यूनान चले जाओ। तुर्की $4 बिलियन हर साल लीगल प्रोस्टिट्यूशन से कमाता है। वहां पर शराब हलाल है, प्रोस्टिट्यूशन जायज है, होमोसेक्सुअलिटी और हमजिन्स परस्ती लीगल है। अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सी खिलाफत वापस आने वाली है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई अभी उर्दुगान धीरे धीरे करके जो है ये इस्लामिक बना रहा है। मैं आपको बताऊं, उर्दुगान पॉलिटिक्स में तकरीबन 2002 से है। अभी अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि 2003 में उर्दुगान ने यूएस मिलिट्री को हेल्प की इराक पर हमला करने के लिए, और ये एक ऐसा वक्त था जब उर्दुगान का एक भी अपोजिशन नहीं था। तो उर्दुगान अभी अभी पॉलिटिक्स में नहीं आया है, बल्कि वो 17-18 साल से 20 साल से पॉलिटिक्स में है। तो अब ये कौन सा धीरे धीरे की आप बात कर रहे हैं बताइए। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत यह है मेरे भाइयों कि इस तरह के खिलाफत के नारों से और इस तरह के सियासी गिमिक्स, पॉलिटिकल गिमिक्स का आप शिकार मत बनिए। हक़ाइक़ पढ़िए, फैक्ट्स पढ़िए। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता है तो जाकर आप खुद ये चीज़ें मुलाहिज़ा करिए, पढ़िए, समझिए। आपको खुद पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और आपको खुद पता चलेगा कि किस तरह आपको उल्लू और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किस तरह से खिलाफत के नाम पर और फिर इस्लामी हुकूमत के नाम पर या हुकूमत इलाहिया के नाम पर, हुकूमत नाफिज करने के नाम पर, अल्लाह का निज़ाम अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज करने के नाम पर किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है।